आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस हाजीपुर में। बांग्लादेश संकट, बांग्लादेश में तख्ता पलट। आप सभी ने मेरी पिछली वीडियो को देखा जिसमें मैंने बांग्लादेश संकट की चर्चा की है और बांग्लादेश संकट की स्थिति अब क्या है, अपडेट क्या है, इसके लिए ये दूसरी वीडियो आपके सामने है फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया बांग्लादेश की स्थापना के बारे में। आप सभी जान चुके होंगे कि देश की आज़ादी के समय भारत और पाकिस्तान दो नए राष्ट्र बने थे और पाकिस्तान के अंतर्गत ही आपको ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से एक राज्य बना था पाकिस्तान के अंतर्गत, और वह राज्य पाकिस्तान की सरकार के शासन से नाखुश थी और अंततः 1971 ईस्वी में उस राज्य ने आंदोलन शुरू किया पाकिस्तान से अलग होने का। उस समय उस राज्य के चीफ थे, मुख्य थे शेख मुजीबुर रहमान, और शेख मुजीबुर रहमान जी ने अपने राज्य को पाकिस्तान से अलग चलाने के लिए, अलग करने के लिए जो आंदोलन छेड़ा उसमें उन्होंने मदद मांगी तत्कालीन प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से, क्योंकि जब आंदोलन उन्होंने शुरू किया तो पाकिस्तान की सेना उस अलगाववादी आंदोलन को कुचलने के लिए बड़े पैमाने पर तैनात कर दिए गए। और तब शेख मुजीबुर रहमान इंदिरा गांधी से मदद मांगी और इंदिरा गांधी ने मदद की और नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान की हार हुई और इस तरीके से पाकिस्तान का तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान नामक राज्य आज़ाद हो गया और उस देश का नाम पड़ा बांग्लादेश। और इस तरीके से तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की मदद से बांग्लादेश की स्थापना हुई और शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में। इस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के जनक, बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने और बांग्लादेश के लोगों में काफ़ी चर्चित हुए। जिस तरह से भारत में महात्मा गांधी जी लोकप्रिय हैं देश को आज़ाद कराने के लिए, उसी तरीके से बांग्लादेश में महात्मा गांधी जैसी इज्जत, जैसा नाम, जैसा सम्मान उनको मिलता है। फ्रेंड्स, ये अलग बात है कि महात्मा गांधी जी ने भारत में कोई भी पद हासिल नहीं किया, हासिल नहीं कहेंगे, कोई भी पद प्राप्त नहीं किया, प्राप्त नहीं कहेंगे मतलब किसी भी पद को प्राप्त करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने सारे पद को छोड़ दिया। वो चाहते तो राष्ट्रपति भी बन सकते थे, प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई पद हासिल मतलब कोई भी पद से इनकार कर दिया और इस तरीके से उनका सम्मान और बढ़ गया और वो कहलाते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नहीं बन कर के वो राष्ट्रपिता बन गए और इस तरीके से महात्मा गांधी का दर्जा है हमारे देश में राष्ट्रपिता का, द फादर ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्र के जनक। हमारे देश में जिस तरह महात्मा गांधी है उसी तरह से बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान है। तो इस तरीके से बांग्लादेश आज़ाद हुआ और बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने उस समय पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान, और आज उनकी बेटी जो पिछले 15 वर्षों से वहाँ की प्रधानमंत्री हैं, वो वहाँ के आरक्षण विरोधी आंदोलन के कारण अपनी सत्ता भी गंवा दी है और देश भी छोड़ना पड़ गया है फ्रेंड्स, और आज भारत में जीवन बिता रही है फ्रेंड्स, सेफ हाउस में रह करके। तो यहाँ से हम वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बता दिया था किस तरह से वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ करके आपको हिंडन एयरबेस पर उतरी थी और वहीं पे भारत के NSA अजीत डोभाल जी ने उनसे मुलाकात की थी और उसी समय से उनको एक सेफ हाउस में रखा गया है। तो आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन ने आखिरकार PM शेख हसीना सरकार की गद्दी छीन ली। ये सब बातें आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, सुन सकते हैं फ्रेंड्स। वो वीडियो आप वीडियो के शक्ल में है लेकिन मुख्य रूप से ऑडियो है, और ये जो वीडियो है फ्रेंड्स एक तरह से ऑडियो वीडियो दोनों है, लेकिन जिनके पास सिर्फ सुनने की आदत है, यानी कि वीडियो को देखने नहीं सुन करके समझना चाहते हैं, वो ईयरफोन लगाकर सुन सकते हैं, और जिनके पास समय है वीडियो देखने का वो देख भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो सुनकर भी आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हेडिंग है बांग्लादेश संकट, बांग्लादेश में तख्ता पलट। आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन ने आखिरकार PM शेख हसीना सरकार की गद्दी छीन ली। 15 साल से लगातार सत्ता में रही हसीना ने 5 अगस्त 2024 को इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर हेलीकॉप्टर से भारत के गाज़ियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुँच गई और वहाँ पहुँचने पर भारत के NSA
यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने वहाँ उनसे मुलाकात की। क्योंकि कोई भी देश के जो प्रधान होते हैं वो अगर किसी दूसरे देश में जाते हैं फ्रेंड्स, तो एक सम्मान की तरह से उनसे भेंट की जाती है फ्रेंड्स। हालांकि शेख हसीना जी त्यागपत्र देकर आई थी, तो इस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री कहना ज़्यादा उचित होगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम देखते हैं आगे। देखिए, बांग्लादेश में जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ बकार उर जमा है ने राष्ट्र के नाम से संबोधन में कहा कि अब देश की बागडोर सेना के हवाले हैं। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं बकार उर जमा, उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि अब देश की बागडोर सेना के हवाले है, लेकिन सेना शासन नहीं करेगी बल्कि बहुत जल्द ही अंतरिम सरकार बनेगी। और इस तरीके से अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कर दी वहाँ के तत्कालीन आर्मी चीफ। अभी वर्तमान में जो आर्मी चीफ कह सकते हैं, तत्कालीन नहीं, अभी वर्तमान में आर्मी चीफ जो हैं बकार उज जमा, इनका नाम ध्यान रखिएगा, ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा अब देश की बागडोर सेना के हवाले है, जल्द ही अंतरिम सरकार बनेगी। अब देखिए, सरकार विरोधी प्रदर्शन वहाँ पे चल रहे थे और एक है सत्तारूढ़ समर्थक, यानी कि दो समूह के बीच वहाँ पे विरोध और झगड़ा छिड़ गया था फ्रेंड्स। आप सभी जानते हैं कि पिछले 15 सालों से सरकार में है शेख हसीना, उनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग, तो उनके प्रति गुस्सा था। और ख़ास करके आरक्षण विरोधी आंदोलन बांग्लादेश में आप जानते हैं कि 30% आरक्षण मिला हुआ था वहाँ के 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वालों के लिए फ्रेंड्स, और उसे बार बार रिपीट किया जा रहा था। और यहाँ तक कि शुरू में उनके बेटों को दिया गया, अब पोते पोतियों को भी आरक्षण दिया गया था, जिससे जो आरक्षण से वंचित लोग थे उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया और इस तरीके से शेख हसीना को सत्ता गंवानी पड़ी और देश भी छोड़ना पड़ गया। तो यहाँ पे दो गुटों में संघर्ष हुआ। सरकार विरोधी प्रदर्शन कर रहे थे कौन? तो विपक्षी बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तथा जमात पार्टी के समर्थक एवं कार्यकर्ता, और उनका फिर विरोध करने निकल गए सरकार के पक्ष में सत्तारूढ़ समर्थक अवामी लीग, छात्र लीग और युवा लीग। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। अवामी लीग के नेता हैं आपको शेख हसीना जी और बीएनपी के नेता हैं आपको ये बेगम खान है, जो है ना, बेगम जिया खान है। तो इस तरीके से हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हसीना सरकार के 10 मंत्रियों और बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। नेपाल जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंची जुनैद अहमद को गिरफ्तार कर लिया। यानी कहने का मतलब है कि इस विरोध प्रदर्शन में और हिंसा में हसीना सरकार, ये शेख हसीना तो भाग गई, यहाँ से चली गई भारत, बांग्लादेश छोड़ करके आ गई भारत में। तो बांग्लादेश में आने के बाद क्या हुआ कि हसीना सरकार के जो 10 बड़े मंत्री थे और उनके जो बड़े नेता थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। और नेपाल जाने के लिए एयरपोर्ट पहुँचे मंत्री जुनैद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। और बांग्लादेश में जो प्रधानमंत्री का जो आधिकारिक निवास होता है उन्हें बोलते हैं गणबंधन। तो गणबंधन पर छात्रों का कब्जा हो गया फ्रेंड्स। और आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे अखबार में, मीडिया में फ़ोटो भी आया कि गणबंधन में किस तरीके से प्रधानमंत्री के मतलब बेडरूम में भी जा करके युवाओं सो करके अपने आप को उत्साहित महसूस कर रहे थे कि हमने सरकार गिरा दी और अब हम लोग की सरकार है। और वहाँ के स्विमिंग पूल में छात्र नहाने लगे थे, वहाँ पे सेल्फी ले रहे थे पार्लियामेंट में यहाँ जा कर के। इस तरीके से वहाँ पे ये घटनाक्रम हुआ। 50 से ज़्यादा जिलों में अवामी लीग के दफ्तरों को जला दिया गया। हज़ारों नेता कार्यकर्ता गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड हो गए थे। दूसरी तरफ देखिए, पूर्व पीएम बेगम खालिदा जिया की नज़रबंदी से रिहाई के औपचारिक आदेश जारी किए गए। फ्रेंड्स देखिए, अभी जो प्रधानमंत्री थी वर्तमान में शेख हसीना जी, उन्होंने जब 15 साल पहले सत्ता प्राप्त की थी, उसके 1 साल बाद ही पूर्व पीएम, उस समय उनके पहले से जो पीएम थी खालिदा जिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया था भ्रष्टाचार के आरोप में। और वो बेगम खालिदा जिया लगभग पिछले 14 साल से, यानी सरकार में हैं ये शेख हसीना जी 15 साल से, और सरकार बनते ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया को गिरफ्तार कर लिया था और उन पर भ्रष्टाचार का केस चलाया था। और इस तरीके से पिछले 14 साल से भ्रष्टाचार के केस में वो जेल में हैं और फिलहाल मेडिकल कारणों से उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया था ताकि उनका इलाज भी हो सके। चूँकि जेल में समुचित इलाज तो संभव नहीं है, इसलिए 79 साल की जिया, बेगम खालिदा जिया पिछले 14 सालों से भ्रष्टाचार के केस में जेल में हैं और मेडिकल कारणों से अभी हाउस अरेस्ट में थी। तो
आप समझ सकते हैं कि जो छात्र बेगम ये खालिदा जिया के समर्थन में आंदोलन कर रहे थे, समर्थन में आंदोलन मतलब कि समर्थन कर रहे थे छात्र आंदोलन का, तो 15 साल पहले जो सरकार में थे, जो प्रधानमंत्री थे, तो जाहिर सी बात है कि उनकी नीतियाँ उन्हें पसंद रही होंगी। और अभी जो सरकार में थी आपको शेख हसीना जी, उनकी नीतियों से ही तो गुस्सा होकर वो आंदोलन कर रहे थे ना। तो इस तरीके से जैसे ही सत्ता पलट हुआ, तख्ता पलट हुआ, वैसे ही पूर्व पीएम बेगम खालिदा जिया की नज़रबंदी से रिहाई के औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए और उन्हें रिहा भी कर दिया गया। इस तरीके से 79 साल की जिया 14 साल के बाद मतलब जेल से बाहर निकली हैं और वो एक्टिव हो गई हैं फ्रेंड्स। अब देखिए 6 अगस्त 2024 को क्या हुआ। आर्मी चीफ वकार उज़्ज़मा ने सेना में बड़ा फेरबदल किया। भारत समर्थक मेजर जनरल जैनुल एहसान को बर्खास्त कर अमेरिका परस्त लेफ्टिनेंट जनरल सैफुल आलम को विदेश मंत्रालय सौंपा है फ्रेंड्स। साथ ही सेना के 4 अन्य टॉप जनरल की भी बदले गए हैं। इस तरीके से बहुत सारे नीतियों को बदल दिया गया है, जो कि आपको शेख हसीना जी के समय जो प्रमुख पदों पर थे उन्हें हटा दिया गया है और उनके जगह पर आपको अमेरिका से रिलेटेड जो हैं अधिकारी, यानी अमेरिका के जो विश्वसनीय व्यक्ति यहाँ पे भारत में हैं, उन्हें पद दे दिया गया है फ्रेंड्स। तो जाहिर सी बात है इसका असर पड़ा बांग्लादेश पर। और अब तक भारत के पक्षधर जो अधिकारी हुआ करते थे, उनकी जगह पर आपको अमेरिका से संबंधित आपको अधिकारियों को जगह दे दी गई है फ्रेंड्स। अब देखिए आर्मी चीफ वकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद को भंग कर दिया। अब बांग्लादेश में कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है। 6 अगस्त 2024 को ही देर शाम बांग्लादेश स्टूडेंट यूनियन ने आंदोलन को समाप्त कर सभी छात्रों से घर लौटने की अपील की। यूनियन ने कहा कि लक्ष्य हमने पा लिया है, यानी कि जो सरकार है उसे हमने हटा दिया है। अब देखिए चूँकि बांग्लादेश के जो नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस हैं, उन्हें वकार उज़्ज़मा ने अंतरिम सरकार के चीफ के रूप में घोषणा कर दी थी। और तो जानते हैं मोहम्मद यूनिस के बारे में, इनकी उम्र 84 वर्ष अभी है और ये 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किए थे बांग्लादेश की तरफ से। और मोहम्मद यूनिस तथा बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक को, यानी कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, उनसे बांग्लादेश की गरीबी काफ़ी कम हुई थी और माध्यम बना था गरीबी दूर करने का बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक। तो इस तरीके से 2006 में मोहम्मद यूनिस तथा बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। ये काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इसलिए संकट की स्थिति में आपको वकार उज़्ज़मा नेशनल आर्मी चीफ ने नोबेल विजेता मोहम्मद यूनिस को नॉमिनेट किया और इस तरीके से अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बनाए जाने की चर्चा होने लगी। ये उस समय पेरिस में थे। पेरिस में क्यों थे? चूँकि अभी जानते हैं कि पेरिस में ओलंपिक खेल चल रहे हैं और ये ओलंपिक आयोजन समिति के सदस्य भी हैं। तो जिस समय इनके नाम की घोषणा की गई थी अंतरिम सरकार के चीफ के रूप में, उस समय ये आपको पेरिस में थे बतौर ओलंपिक आयोजन समिति के सदस्य के रूप में। अब देखिए 6 अगस्त 2024 के देर शाम ही बांग्लादेश स्टूडेंट यूनियन के 13 सदस्यों ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर यूनुस के नाम पर अपनी सहमति जता दी। जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई तो जो बांग्लादेश स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था, छात्र आंदोलन चल रहा था, उनके 13 सदस्यों ने राष्ट्रपति शहाबुद्दीन से मिलकर यूनुस के नाम पर अपनी सहमति जता दी। यानी छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सभी नेता और छात्र नेता ने यूनिस के नाम पर अपनी सहमति जता दी। तो इस तरीके से कट्टरपंथियों के निशाने पर बांग्लादेशी अल्पसंख्यक आ गए। एक तरफ ये सब घटनाक्रम हो रहा था, इसी में कुछ अराजक तत्व कट्टरपंथी लोग हिंदू परिवारों को निशाना बना रहे थे, हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ कर रहे थे, हिंदू लोगों के साथ मारपीट किए, कई हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू, बौद्ध और ईसाई के अलावा अहमियाओं में दहशत का माहौल था। इन सब के बीच एक उदार चेहरा भारतीय डॉक्टरों का आया। फ्रेंड्स, भारतीय डॉक्टर लोगों ने रोज़ हिंसा में जो ग्रसित थे, घायल थे, उनके इलाज के लिए लगभग 17 से 18 घंटा काम कर रहे थे। तो कुछ समाज में ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो धर्म के नाम पर भेदभाव करते हैं और दूसरे धार्मिक समूह के लोगों से मारपीट करते हैं। तो क्योंकि अराजकता की स्थिति बन गई थी त्यागपत्र देने के साथ ही फ्रेंड्स, तो इस स्थिति में कुछ
अराजक तत्ववादी लोग सब इसमें अपना मतलब कि उल्लू सीधा करने लगते हैं और इस तरीके से ये स्थिति बन गई थी। और इसी बीच में भारतीय डॉक्टर का उदार चेहरा सामने आया, जो कि लगातार लोगों की भलाई के लिए, लोगों के जान बचाने के लिए लगातार 17 से 18 घंटा काम कर रहे थे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण ये न्यूज़ है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर मारपीट नहीं करनी चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हमलों के विरोध में देखिए पुलिसकर्मी हड़ताल पर, चूँकि 15 सालों से सरकार थी बांग्लादेश में शेख हसीना जी की, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की बहाली या पुलिस पर कंट्रोल तो उन्हीं का था। तो छात्र आंदोलन कर रहे युवा आपको पुलिस पर भी हमले कर रहे थे और देश भर में पुलिस के 450 स्टेशनों पर हमला किया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए। और बांग्लादेश पुलिस अधीनस्थ कर्मचारी संघ इसके विरोध में और बांग्लादेश पुलिस संघ ने 6 अगस्त को ही हड़ताल की घोषणा कर दी थी फ्रेंड्स। अब आ जाइए आप 8 अगस्त 2024 को क्या घटनाक्रम हुआ। गुरुवार था, मोहम्मद यूनुस पेरिस से ढाका पहुंचे। दोपहर में लगभग 2 बजे के आसपास अंतरिम सरकार का नेतृत्व उन्हें सौंपा गया था। 15 सदस्य अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभालने थे उन्हें, और लोगों से आकर उन्होंने शांत रहने की अपील की और हर तरह की हिंसा से दूर रहने की अपील कर दी। 8 अगस्त 2024 को ही देखिए, जब वो आए थे यहाँ पे बांग्लादेश में लौटकर पेरिस से, तो स्थानीय समय अनुसार रात 8 बजे शपथ ग्रहण हुई। 84 वर्षीय श्री यूनुस को बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने आधिकारिक निवास स्थान बंग भवन में शपथ दिलाई थी। फ्रेंड्स देख लीजिए, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के जो आधिकारिक निवास स्थान है उन्हें गणबंधन कहते हैं, जबकि बांग्लादेश में राष्ट्रपति के जो आधिकारिक निवास और राष्ट्रपति भवन होता है, निवास स्थान होता है, उन्हें बंग भवन कहते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने शपथ दिलाई। पीएम मोदी ने श्री यूनुस को शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत बांग्लादेश में शीघ्र ही सामान्य स्थिति बहाल होने की आशा कर रहा है, जिससे हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। शेख हसीना का क्या होगा, आप देखिए क्या होगा। शेख हसीना का अंतिम पड़ाव, अभी तो भारत में है वो। तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि ये भारत हसीना की अंतिम मंजिल नहीं है, यानी कि शेख हसीना की भारत अंतिम मंजिल नहीं है, उन्हें हम ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने देंगे यहाँ पे। तो प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने की तरफ से भी कहा गया है कि शेख हसीना कब तक भारत में रहेंगी वो खुद तय करे। देखिए फ्रेंड्स, कब तक रहेंगी ये खुद तय करे का सीधा सा मतलब हो गया कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती हैं। अगर ऐसा नहीं रहता तो बयान आता कि जब तक रहना चाहेंगी तब तक रह सकती हैं। फ्रेंड्स समझ सकते हैं, बात में ही इशारों बहुत बात कह दी जाती हैं। तो रणधीर जायसवाल जी ने कह दिया कि ये शेख हसीना भारत में कब तक रहेंगी वो तय कर ले, खुद तय कर ले, चूँकि जाना तो है उन्हें। कितना देर रहना है ये बता दीजिए, क्योंकि जिसको रखना होता है उसे बोला नहीं जाता है ना। तो इस तरीके से शेख हसीना कब तक भारत में रहेंगी वो खुद तय करे। जैसे किसी घर में मेहमान ही जाते हैं तो ये नहीं कहा जाता है, अगर जिनको रुकने का मन होता है वो रोका जाता है कि आपको फलाना दिन जाना है या जब तक मने तब तक रहिए। लेकिन बाद में चल करके जब आप बार बार जाते हैं तो जब बोलते हैं कि जाना है तो कोई नहीं बोलते हैं कि हाँ ठीक है जाइए, चुप रह जाते हैं, इसका मतलब जाइए। तो इस तरीके से शेख हसीना को आपको ज़्यादा दिन तक नहीं रहने के मंशा रख रही है भारत, और उन्होंने कह दिया है कि वो खुद तय करेगी कब तक रहना है। यानी कि इसका दूसरा मतलब हुआ कि आप ज़्यादा दिन नहीं रह सकते हैं। अगर ज़्यादा दिन रखने का होता तो भारत का बयान आता कि जब तक चाहेंगे तब तक भारत में वो रह सकती हैं। फ्रेंड्स, शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जोय नाम है उनका। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद, तो देखिए यहाँ पे शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय का क्या बयान आया। शेख हसीना अभी कहीं नहीं जा रही हैं, वे अभी कुछ दिन भारत में ही रहेंगे। अफवाह क्या चला था कि ब्रिटेन जाएंगी, तो कभी सऊदी अरब जाने का अफवाह आया था, लेकिन इन अफवाहों का उनका बेटा ने खंडन किया और बेटे ने इस बात का खंडन किया कि अब कहीं नहीं जाने वाली है, वो भारत में अभी रहेंगी। हम स्थिति का इंतजार कर रहे हैं, बांग्लादेश में ही वो अपना शेष जीवन बिताना चाहती हैं। भले ही वो राजनीति में वापस लौटे या नहीं लौटे, लेकिन बांग्लादेश में ही अपना अंतिम सांस लेना चाहती हैं, वहीं पे रहकर ही जीवन का अंतिम पल बिताना चाहती हैं। वो कहीं नहीं जाएंगी, भले ही वो राजनीति में आए चाहे नहीं आए, राजनीति में आए तो भी नहीं आए तो भी बांग्लादेश में वापस लौटना है, और इसलिए उन्हें सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है। चूँकि फ़िलहाल अभी रहना है भारत में तो सेफ हाउस में रखना होगा। और सेफ ये जो
सेफ हाउस है, वहाँ पे सारी सुविधाएं उनको हैं और यहीं पे रह रही हैं। और शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने कहा कि नई कार्यवाहक सरकार द्वारा चुनाव का फैसला लेने के बाद वो भारत लौटेंगी। देखिए, बांग्लादेश के संविधान में कहा गया है कि 3 महीने के अंदर में नई चुनाव हो जानी चाहिए। यानी सरकार अगर कोई गिरती है अचानक तो 3 महीने के अंदर में नई चुनाव होने चाहिए, नए चुनाव और नई सरकार गठन होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा है उनके बेटे ने कि नई कार्यवाहक सरकार द्वारा चुनाव का फैसला लेने के बाद वो भारत लौटेंगी और राजनीति में वापस लौटेंगे। मोदी का आभार, उनके बेटे ने मोदी का आभार बताया कि कि मोदी जी ने उनकी मां का जीवन बचाया है और उन्हें यहां पे शरण दी है। अंतरिम सरकार असंवैधानिक है। उनके बेटे वाजेद ने बात किया कि अंतरिम सरकार असंवैधानिक है। बांग्लादेश के संविधान में चुनी हुई सरकार का ही स्थान होता है। ये गैर निर्वाचित सरकार है, इसको सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। बांग्लादेश संविधान 3 महीने के भीतर चुनाव की बात कहता है। मोहम्मद यूनुस क्या बोले जब शपथ ग्रहण कर लिए? तो लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। बांग्लादेश में अब युवा नेतृत्व को मौका मिलना चाहिए। बदले की भावना से काम न करने वाले नेतृत्व की ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो मोहम्मद यूनुस जी ने कहा है साफ साफ कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। बांग्लादेश में अब युवा नेतृत्व को मौका मिलनी चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि बदले की भावना से काम न करने वाले नेतृत्व की ज़रूरत है फ्रेंड्स। आप सभी जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस की उम्र 84 वर्ष है और वो तो अचानक जो संकट की स्थिति थी उसमें अंतिम सरकार के चीफ बने हैं। वो ज़्यादा दिन तक सरकार के चीफ नहीं रह सकते हैं और ये चुनी हुई सरकार नहीं है। तो चुनाव जब होंगे तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी सरकार बांग्लादेश में चाहिए जो बदले की भावना से काम नहीं करे। ठीक है, क्योंकि बदले की भावना से काम करने का आरोप तो शेख हसीना जी पर लगा ही, जिसकी वजह से ये परिस्थितियां बनी। देश में छात्र आंदोलन हुआ, आरक्षण इतना न दे दी 33% आरक्षण कि जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा था वो सभी गुस्से में आ गए, चूँकि उनमें बेरोजगारी आ गई, वो परेशानी में थे। तो कहने का मतलब इसलिए यूनुस जी ने कहा कि सबसे पहले लोगों की सुरक्षा की बात की, क्योंकि वहाँ पे आपको अल्पसंख्यक हिंदू पर विशेष रूप से हमले हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार के प्रमुख ने कहा लोगों से कि देश अब आपके हाथ में है, इसलिए लोगों की सुरक्षा को ध्यान दीजिए और आप किसी तरह की हिंसा नहीं करें और सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। ठीक ना? तो ये चीज़ आपको देखना चाहिए। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। बांग्लादेश में उन्होंने कहा कि अब युवा नेतृत्व की ज़रूरत है। बांग्लादेश में उन्होंने युवा नेतृत्व की बात की और पिछले उन्होंने बोला कि कई वर्षों से, पिछले 30-40 वर्षों में बांग्लादेश ने कई उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन अब ज़रूरत है युवा नेतृत्व को सत्ता संभालने की। गरीबी की दर में गिरावट आया है, छोटे कर्ज देने की योजना से काफ़ी कारोबार बढ़ा है ना, बहुत सारी बात हुई है। गारमेंट निर्यात करने और लाखों महिलाओं को रोजगार देने वाली इंडस्ट्री का विकास हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य यह हुआ कि लोकतंत्र के तानाशाही में बदलने से हमारे देश में 14, 18 और 24 2014, 2018, 2024 में जो चुनाव हुए उसमें धांधली की भी बातें आई। इससे भी देश की साख पर बट्टा लगा है और जो सरकार अभी थी वो किसी न किसी तरह से धांधली करके सरकार में आई थी। ये सब बातें उन्होंने कहा और उन्होंने बोला कि 14, 18 और 24 में जो चुनाव हुए उसमें जो धांधली के आरोप लगे, इससे देश में जो 1991, 1996 और 2008 के जो निष्पक्ष चुनाव हुए थे वो पर्दे के पीछे चले गए। यानी कि कभी देश में जो 1991, 1996 और 2008 में इतने अच्छे चुनाव हुए थे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से, वो सब बातें पीछे छूट गई और 2014, 18 और 24 का चुनाव में जो धांधली हुआ उससे देश की साख को काफ़ी बट्टा लगा और इसी से लोगों में गुस्सा आया है। और पिछले 15 वर्षों में सरकार ने न्यायपालिका और शिक्षा सहित हमारी कई संस्थाओं को दूषित और भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए अब बदले की भावना से काम नहीं करना है। अब एक युवा नेतृत्व की ज़रूरत है और ऐसे नेतृत्व की जो बदले की भावना से काम ना करे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को नए राजनेताओं की ज़रूरत है, ऐसे युवाओं की ज़रूरत है जो बदला चुकाने में यकीन नहीं रखते हैं। हमारी कई पूर्व सरकारों ने बदले की भावना से काम किया है। हमें अपने देश के भविष्य पर फोकस करने वाले नई पीढ़ी के नेताओं की ज़रूरत है। छात्र नेताओं को हर क्षेत्र में नेतृत्व करना होगा। मैं उन्हें शून्य कार्बन उत्सर्जन, शून्य बेरोजगारी और संपत्ति के शून्य केंद्रीकरण की दुनिया का निर्माण करने के लिए प्रेरित करूंगा। उन्होंने बड़ी बात बताई कि बदले की भावना से काम न करने वाले नेतृत्व की ज़रूरत है फ्रेंड्स। और वो खुद एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री रह चुके हैं, गरीबी दूर करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उन्होंने कहा कि छात्र नेता आप आइए, नेतृत्व कीजिए, चुनाव में भाग लीजिए और मैं छात्र नेताओं को जो सरकार में आएंगे उन्हें शून्य कार्बन उत्सर्जन की बारीकियां बताऊंगा,
उसकी नीतियाँ बताऊंगा। शून्य बेरोजगारी दर कैसे करना है, सबको रोजगार कैसे मिले, इस पे हम उनको सलाह देंगे। और संपत्ति के शून्य केंद्रीकरण की दुनिया का निर्माण करने के लिए प्रेरित करूंगा और इस तरीके से एक नए बांग्लादेश का निर्माण करूंगा। फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है। तो इस तरीके से बांग्लादेश में अब युवा नेतृत्व की ज़रूरत है और इन्होंने ये बातें साफ साफ कह दी है। फ्रेंड्स, तो इस तरीके से बांग्लादेश में अब एक नई अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है और बांग्लादेश का संविधान कहता है कि 3 महीने के अंदर में नया चुनाव हो जाना चाहिए और चुनाव जब होंगे तो उसमें आपको शेख हसीना भी वापस लौटेंगी, ऐसा संकेत उनके बेटे ने दिया है। भले ही वो नहीं लड़े लेकिन उनके बेटे तो उनकी पार्टी की तरफ से लड़ेंगे ही। फ्रेंड्स, तो इस तरीके से बांग्लादेश में हम सभी भारतीय और उनके पड़ोसी ये इच्छा जताते हैं कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द शांति स्थापित हो जाए, जल्द से जल्द नए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो जाए और एक अस्थायी सरकार का गठन हो ताकि हम भी अच्छे से रह सकें। फ्रेंड्स, क्योंकि पड़ोस में अगर किसी को दिक्कत होती है तो आप सुकून से नहीं रह सकते हैं। फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम अब यहीं पे इस वीडियो को विराम देते हैं। आपने दोनों वीडियो में, पहले वीडियो में बांग्लादेश का इतिहास, शेख मुजीबुर रहमान के बारे में कुछ जाना, शेख हसीना जी के बारे में जाना और छात्र आंदोलन कैसे शुरू हुआ ये जाना, छात्र आंदोलन में कैसे हिंसा भड़की, ये सब चीज़ें आपने जानी और छात्र आंदोलन क्यों हुआ ये भी आपने जाना। बांग्लादेश में जो मुक्ति वाहिनी लोगों को, यानी मुक्ति आंदोलन जो चला था उसमें जो हेल्प किए थे, यानी कि मुक्ति आंदोलन में जिन लोगों ने भूमिका निभाई थी उन्हें आरक्षण दिया 30% और उस आरक्षण को बढ़ाकर उनको ये बेटे को किया गया था और फिर पोते पोतियों किया गया था, जिससे बांग्लादेश में वैसे लोग जिनको आरक्षण नहीं मिला था वो काफ़ी गुस्से में आ गए थे क्योंकि उनमें बेरोजगारी और गरीबी काफ़ी व्याप्त हो चुकी थी। तो इस तरीके से बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन ने देश की नई दिशा तय करने की दिशा में आगे बढ़ गई है। फ्रेंड्स, और शेख हसीना जी देश ही नहीं सत्ता को छोड़ करके देश छोड़कर चले गए हैं और इस तरीके से उन्हें छात्र आंदोलन ने सत्ता और देश दोनों छोड़ने को मजबूर कर दिया और वो आज भारत में एक सेफ हाउस में जीवन बिता रही हैं। फ्रेंड्स, लेकिन उनके बेटे ने कहा है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है वो बांग्लादेश जाएंगी और चुनाव में भाग लेंगी। तो भले ही वो चुनाव में खुद भाग नहीं ले एक्टिव रूप से, उनके बेटे पॉलिटिक्स में आएंगे और वो उस पार्टी का नेतृत्व करेंगे, अवामी लीग का। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ आपने देखा कि बेगम खालिदा जिया जो 14 साल से जेल में थी, पूर्व प्रधानमंत्री, तो वो भी बाहर आ चुकी हैं और वो भी अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रही है और उन्होंने भी राजनीति शुरू कर दी है। इस तरीके से अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में इसके आगे की घटनाक्रम का। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।